हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले वीडियो तक फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट भी कर चुके हैं और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें करना है आज इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite uniformly charged non-conducting sheet। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि पिछला जो था हमारा उसमें तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी काम मिली थी। मैंने आपसे कहा था कि अगला जो करेंगे हम उस पर सरफेस काम आएगा, यानी कि अब आ गया ना, इसमें शीट आ गई तो एक प्लेन आएगा। अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया है तो इसको समझ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में यूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को लेकर के कोई भी इशू है, आपको कुछ भी पॉइंट कहीं मिस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। चले, अब हमारा पहले तो हेडिंग ध्यान से पढ़ो। हेडिंग क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। यानी कि अब की बार मेरे पास जो शीट है वो भी इनफाइनाइट है, पर वो अब की बार कैसी है? नॉन कंडक्टिंग, यानी कि वो चार्ज नहीं हो सकती, उसमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास ये एक शीट है, ठीक है, और ये कैसी है? इनफाइनाइट है, इसलिए मैं इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं ऐसे डैश 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 से मिला रही हूँ, डैश डैश कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट शीट है। समझ में आ गई बात? ये जो शीट है इसमें मैंने है तो इनफाइनाइट, लेकिन मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिए ABCD, यानी कि ये शीट का नाम हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी शीट है ये कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, करंट फ्लो नहीं कर सकती, बट ये है कैसी? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसमें चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल तभी करंट का फ्लो होता है, हम जानते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस जो है वो बैलेंस्ड नहीं होंगे, अगर होंगे आपस में तब तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, और अगर अनबैलेंस्ड होंगे, कोई भी एक चीज़ कम ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो होता है। समझ में आ गई? तो मैंने क्या मान लिया कि कोई पॉइंट है ना, A1 इस शीट पर कोई पॉइंट है और यहाँ पे ये कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है A2। समझ में आ गई? यहाँ कोई बिंदु है P, मतलब ये तो हो गया सेंटर O, मतलब इन दोनों के बीच में कोई सेंटर है, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पहले की तरह कोई बिंदु है P, जहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये बिंदु A2 पर जो चार्ज होगा कुछ ना कुछ, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फील्ड होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने उसको बता दिया कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? बाहर की तरफ, है ना। सीधी लाइन दिखाना आप, ये बिल्कुल सीधी, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा पार्ट है इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 होगा। सिमिलरली जो ये है हमारा, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसको मैंने बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो ये हो गया DE2। बात समझ में आ गई? ये लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, आपकी सीधी सीधी जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये तो हमारा ठीक है। अब हम एक चीज़ और माननी है हमें कि इस सेंटर O से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी इक्वल है L, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? इक्वल है L।
बात समझ में आ गई। यानी कि ये पहले मैंने शीट मानी इनफाइनाइट थी, इसलिए मैंने कॉर्नर्स को डैश डैश से दिखाया है। कोई 2 पॉइंट इस पर A1 A2 है जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिसकी वजह से बिंदु P पर जो फील्ड होंगे वो DE1 और DE2 हमने शो कर दिया। O से ये P बिंदु कितनी दूरी पर है, R पर, और A1 A2 से L डिस्टेंस, A1 A2 जो है वो सेंटर पॉइंट O से L डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये एंगल कितने कितने, थीटा पहले की तरह है ना। तो फिर वही कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो, ये थीटा थीटा है तो ये भी थीटा थीटा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ 2 कंपोनेंट होंगे। DE1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, DE1 कॉस थीटा, और इसका भी इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, DE2 कॉस थीटा। पता है ना आप सभी को। और इस DE1 का इस वाली डायरेक्शन में तो DE1 कॉस थीटा हो गया, इस वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, DE1 साइन थीटा। ठीक है, इस DE2 का इस डायरेक्शन में तो DE2 कॉस थीटा हो गया, थीटा के साथ तो कॉस थीटा, थीटा जिसके साथ बनता है उसके साथ कॉस लगाते हैं, और जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ साइन लगाते हैं। तो DE2 साइन थीटा। समझ में आ गई बात आपको। तो पहले की तरह ही क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, जो पेन की नोक की डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। किन की वजह से, इस कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट के किन्हीं 2 बिंदुओं की वजह से जो भी नेट फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में है। बात रही समझ में। तो ये सारा काम तो पुराना ही है, बस फर्क क्या आया है कि हमने जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर था उसकी जगह पर हमने एक शीट कंसीडर कर ली। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट हमने इक्वल मान लिए LL, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम लेट अस कंसीडर a non-conducting infinite uniformly charged sheet। ठीक है, फिर क्या कहा, फिर क्या बताएंगे हम, ये तो हमने शीट ले ली, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब सुनिए, कंसीडर अ पॉइंट कैपिटल P एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। समझ पाओगे, सेंटर तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनफाइनाइट की कितना बड़ा है, तो सेंटर कैसे डिसाइड करोगे, कोई चीज़ फिक्स है तो ही तो सेंटर डिसाइड करोगे ना, इसलिए मैंने इसको पॉइंट O से ही डिनोट किया। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, फिर हम क्या बताएंगे कि 2 एलिमेंटल एरिया है, ये किसका एलिमेंटल एरिया है और ये दूसरा एलिमेंटल एरिया है। ठीक है, 2 एलिमेंटल एरियाज, 2 एलिमेंटल areas A1 and A2 are at small l distance from point O। समझ में आ गई। हम क्या बता देंगे अब कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दे विल कैंसिल टू ईच अदर, बट ओनली ये जो कंपोनेंट है हमारे पैरेलल वाले वो क्या हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल CEL है ना, कैंसिल टू ईच अदर ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कहोगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be in direction of horizontal components। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये वाले हैं, ये वाले वर्टिकल है, वर्टिकल कैंसिल कर देंगे,
हॉरिजॉन्टल बचेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब सुनिए आप मेरी बात। अब जो हमारा पिछला यहाँ तक का काम तो वही है, ठीक है, लेकिन पिछली बार हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने गाउसियन सरफेस कंसीडर किया था। ठीक है, और वो गाउसियन सरफेस कैसा था, हमने कहा था कि क्लोज होना चाहिए और एक इमेजिनरी काल्पनिक एक सरफेस होता है। ठीक है, तो हमने लाइन चार्ज के लिए तो कैसा माना था, सिलेंड्रिकल माना था। समझ में आ रही है? इसमें भी हम क्या मानेंगे, एक सरफेस है तो सरफेस पे भी सिलेंड्रिकल मानेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। यानी कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी वो किस तरीके से मानेंगे इसमें, वो आप बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है, तो वो आप डायग्राम नीचे देखो, ध्यान से देखना आपको किस तरीके से लेना है। ये शीट तो ऐसी की ऐसी आएगी, है ना, शीट तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि शीट के चारों तरफ ही तो मानेंगे हम। तो ये लो भाई, ये तो मेरी शीट है, इसमें चार्ज कितना फैला हुआ है, प्लस चार्ज है जिसको मैंने इसमें यूनिफॉर्मली इसमें स्प्रेड किया हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब की बार मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे गॉस लॉ चाहिए, तो मुझे गॉस लॉ चाहिए तो वहाँ पे मुझे एनक्लोज चार्ज दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं चार्ज दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था हमारा O, इससे कितने बिंदु पर r डिस्टेंस पर पॉइंट है हमारे पास P। तो आपको एक सिलेंडर इस तरीके से कंसीडर करना है कि जो सिलेंडर है उसका जो सर्क्यूलर साइड है, सुन लो पहले आप पहले और थोड़ा देख लो। ठीक है, हमने कैसे माना है, हमने जो शीट है हमारी उसको बिल्कुल बीच में रखा है। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ कोई, ये तो शीट हो गई हमारी। ठीक है, इससे यहाँ पर r डिस्टेंस पर बिंदु है मेरा P। ठीक है, सिलेंडर हमने इस तरीके से लिया है कि शीट हमारे बिल्कुल इस सिलेंडर के सेंटर पॉइंट पे हो, यानी कि ये जो शीट है ये इस सिलेंडर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दिख रहा होगा आपको, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। ठीक है, दूसरी बात, जो सिलेंडर का जो सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो स्फेरिकल सरफेस है, उस पर पॉइंट P होना चाहिए। समझ में आ गई? तो इस वाले केस में नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जो सिलेंड्रिकल सरफेस या गाउसियन सरफेस माना जाएगा क्लोज, वो इस तरीके से होगा कि जो गाउसियन सरफेस है उसके स्फेरिकल पॉइंट पर या जो उसकी स्फेरिकल सरफेस है उस पर पॉइंट P आना चाहिए, और जो शीट है वो इस सिलेंडर को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बात समझ में आ गई? ये तो बीच में तो शीट हो गई, इसका एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो है ये इसके बिल्कुल ऐसे है, और एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर। 3D स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने ये वाली डैश डैश से दिखाई है और ये वाली मिला दी है पूरी की पूरी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको मैंने मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है S। ये तो डिस्टेंस अभी भी फिक्स है, स्मॉल r ही है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो है स्मॉल r, ये तो अभी भी वही है, लेकिन इसके इधर भी डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये शीट इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। मतलब सिलेंडर, लंबा सिलेंडर लेना है तो वो कितनी डिस्टेंस हो गई इस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस की, 2r, क्योंकि ये बीच में है, इसके इधर r है और इधर भी r है, तो टोटल कितनी हो गई भाई, 2r। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई, 2r। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या लिखेंगे, नाउ we imagine a closed Gaussian surface that is a cylinder such that point P is at the circular side, the circular surface of cylinder, and length of cylinder is 2r। समझ में आ गई? सिलेंडर की लेंथ कितनी है, 2r। अच्छा एक चीज़ और कि इमेजिन अ गाउसियन सरफेस दैट इज अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया S। समझ में आ गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, ये वाला जो आपको बाहर की तरफ दिखता है। जैसे नली इमेजिन कर लो, एक नली है पानी भरने की, तो जहाँ से पानी आता है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। बाकी तो उसकी कर्वी सरफेस है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये सीधा बनाना भाई, है ना, मैंने पेन से बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, या बिल्कुल करेक्ट सीधा बनाना, ऐसे ये सीधा, क्योंकि सिलेंडर तो एक ही है भाई, दो थोड़ी ना है, एक ही सिलेंडर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिलेंडर जो है पूरा का पूरा, इसको दो पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रही है, शीट। शीट मतलब ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे नहीं रखी है शीट, ऐसे खड़ी रखी हुई है, खड़ी, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी ये जो साइड है वो ऐसे टेढ़ी दिखाई है, क्योंकि अब हम ऐसे खड़ी तो कैसे दिखाएं, पेज पे नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम उसको ऐसे कर देते हैं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से शीट है हमारी, तो आधा पार्ट इधर है सिलेंडर का, आधा पार्ट इधर है, ठीक है। अब इसके ये तो हो गया पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। कल हम इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर से हमारे पास तीन सरफेस है, एक है हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंटल सरफेस मानेंगे जो है S1, एक मानेंगे हम इसके कर्वी सरफेस पर, वो होगी S2, और एक मानेंगे यहाँ पे इसके स्फेरिकल पर, और जो कि होगी S3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहीं पे है, फिक्स है। तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब एंगल देख लेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे कितना है 0 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। और इधर 90 डिग्री एंगल है, तो रख देंगे उन सब चीज़ों को, हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।